सभी विद्यार्थियों को ऑप्शन ई क्लासेज में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 12th के लिए। और आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत की उत्पत्ति के बारे में। विद्युत की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले प्राकृतिक उदाहरणों से पता चलता है कि जैसे बारिश के दिनों में बादलों में जब गड़गड़ाहट के साथ बिजली हमें दिखाई देती है तो वो उसका कारण क्या है, किस कारण से वो बिजली हमें दिखाई देती है। या रोजाना हम जब बाल बनाते हैं तो जब कंघी करते हैं तो कंघी के साथ मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब चीज़ों का, इनके पीछे की क्या कारण है, उस कारण के लिए हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। और ये विद्युत आवेश उत्पन्न कहाँ से होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले 2-3 कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो बेसिक हैं, वो हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में हम जानते हैं कि परमाणु भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा परमाणु है और परमाणु के केंद्र में पाया जाता है नाभिक। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तत्व उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। और इसी प्रकार नाभिक के बाहर जितने भी कक्ष होते हैं वो स्थिर कक्ष होते हैं। उन स्थिर कक्षों में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करता है, चक्कर लगाता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बल के द्वारा बंधे रहते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षों वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की सतह पर, या हम कहें कि पदार्थ की सतह पर, मुक्त अवस्था की अवस्था में रहते हैं। जब हम किसी भी पदार्थ को बाहर से एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सतह पर, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा को ग्रहण करके सतह से मुक्त हो जाते हैं। इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे आगे। उससे पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान देश के, यूनान जिसको हम ग्रीक भी कहते हैं, यूनान देश के थेल्स नामक वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा। अंबर पदार्थ होता है, पीले रंग का पदार्थ होता है, जो गोंद की तरह होता है। जैसे पेड़ से गोंद निकलता है, ठीक उसी प्रकार से होता है, पीले रंग का पदार्थ होता है। और ये ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रिया, वहाँ पाया जाता है। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा। रगड़ने के बाद उन्होंने क्या पाया कि जो अंबर नामक पदार्थ है वो मिट्टी के कणों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने साथ चिपकाने लगता है। इसी प्रकार से थेल्स ने और भी अन्य प्रयोग किए। जैसे उन्होंने कांच की छड़ ली, उस कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के कपड़े के साथ रब किया या रगड़ा, तो वही स्थिति उत्पन्न हुई जो पहले अंबर पदार्थ के साथ हुई थी। यहाँ भी क्या होता है, कांच की छड़ जो है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद कांच की छड़ भी मिट्टी के कणों को या छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने साथ चिपकाने लगता है। इसी प्रकार एक प्रयोग और किया उन्होंने, एबोनाइट पदार्थ के से बनी हुई छड़, एबोनाइट पदार्थ से बनी हुई छड़ के साथ उन्होंने बिल्ली की खाल के साथ उन्होंने उसको रगड़ा।
बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद वही स्थिति उत्पन्न होती है जो पहले दो केस में हुई, जो अंबर पदार्थ के साथ हुई, जो कांच की छड़ के साथ। वही स्थिति यहाँ एबोनाइट की छड़ भी घर्षण के पश्चात या रगड़ने के पश्चात मिट्टी के कणों को या कागज के टुकड़ों को अपने साथ चिपकाने लगता है। थेल्स वैज्ञानिक ने यहीं तक सोच के उसके बाद उन्होंने इसी को एक्सपेरिमेंट रूप में 3 प्रयोग किए, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ों के साथ, और उन्हीं प्रयोग को हम यहाँ देखने वाले हैं। और उन प्रयोगों को समझने के लिए हमें काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम यहाँ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रयोग। थेल्स ने पहला जो प्रयोग किया, पहला एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में 2 कांच की छड़ें ली। 2 कांच की छड़ें ली, उनको एक ही पदार्थ से, दोनों कांच की छड़ों को उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा या घर्षण कराया। तो घर्षण के पश्चात उन्होंने देखा कि जो कांच की छड़ें हैं घर्षण के पश्चात मिट्टी के कणों को चिपकाने लगती हैं। उसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने? दोनों कांच की छड़ों को उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़कर एक कांच की छड़ को उन्होंने किसी दृढ़ सतह के साथ, मान लो ये कोई दृढ़ सतह है, दृढ़ सतह का मतलब ठोस सतह, या ऐसे कहें कि किसी कील के साथ, उन्होंने मुक्त अवस्था में एक कांच की छड़ को लटका दिया और दूसरी कांच की छड़ को लटकती हुई छड़ के पास लेके आते हैं। तो दूसरी कांच की छड़ को इस लटकती हुई छड़ के पास लाने पर दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। ऐसा अब इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया, वो उन्होंने किया एबोनाइट की छड़ के साथ। इसी प्रकार से उन्होंने 2 एबोनाइट की छड़ें ली, एबोनाइट पदार्थ से बनी हुई 2 छड़ें ली और उन दोनों छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा या बिल्ली की खाल से घर्षण कराया। बिल्ली की खाल से घर्षण कराने के पश्चात वही स्थिति, एक छड़ को मुक्त अवस्था में ठोस सतह से उन्होंने लटका दिया। दूसरी जो एबोनाइट की छड़ है, उस दूसरी एबोनाइट की छड़ को लटकती हुई एबोनाइट छड़ के पास हम लेके आते हैं। तो यहाँ क्या वही स्थिति उत्पन्न होती है जो पहले प्रयोग में हुई। पहले प्रयोग में स्थिति हुई कि दोनों छड़ें समान छड़ें कांच से बनी हुई है, रेशम के कपड़े से घर्षण किया तो उनमें ये प्रतिकर्षण का गुण पैदा हुआ। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण के पश्चात वही स्थिति होती है कि दोनों छड़ें भी एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित। इसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें थेल्स ने कांच की छड़ जो है मुक्त अवस्था में लटकती हुई कांच की छड़ के पास, मुक्त अवस्था में लटकती हुई कांच की छड़ के पास उन्होंने जो एबोनाइट की छड़ हमने अभी घर्षित की थी, घर्षण कराया बिल्ली की खाल से, उस एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके आते हैं। तो कांच की छड़ के पास लाने पर थेल्स ने क्या देखा कि अब इस स्थिति में जो एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ है दोनों एक दूसरे की पास आने लगती हैं, अर्थात दोनों में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तीनों एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण के बाद एक को लटकाया, दूसरी को पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। ऐसी स्थिति एबोनाइट की छड़ में होती है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आकर्षण होता है। ये जो इसके पीछे क्या कारण है, इनमें प्रतिकर्षण या आकर्षण क्यों होता है, इसको समझाने में थेल्स असमर्थ रहे। अब यहाँ स्थिति ये उत्पन्न होती है कि यहाँ आकर्षण या प्रतिकर्षण का पता कैसे चलता है? चूँकि हम वैज्ञानिकों ने विद्युत के
उत्पत्ति से पहले मैग्नेट के बारे में पता लगा लिया था, चुंबक के बारे में। और हम जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है। जब किन्हीं भी दो समान ध्रुवों को पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों को पास लाते हो तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि शायद इनमें समान, दोनों छड़ों को एक ही कपड़े से रगड़ने पर दोनों में समान गुण उत्पन्न हो गए होंगे, तो इस वजह से प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। तो अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का निर्धारण किया। उन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थेल्स के प्रयोगों का इनको आधार बनाते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। उनका प्रकृति निर्धारण किया। तो अब हमें ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत सहायता करेगा। देखो यहाँ से हम पता लगाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो कांच की छड़ है थेल्स के प्रयोग में, उस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश बताया। धनावेश को हम प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार। और एबोनाइट की छड़ पे ऋणावेश बताया, और रेशम के कपड़े पे उन्होंने ऋणावेश बताया, और बिल्ली की खाल पे धनावेश बताया। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की सहायता लेनी होगी। वो देखो, हम सभी जानते हैं सभी पदार्थों में परमाणु होता है। परमाणु के ठीक केंद्र में पाया जाता है नाभिक, और नाभिक में होते हैं दो तत्व, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे आवेश होता है धनावेश, और न्यूट्रॉन पे होता है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। और नाभिक के बाहर स्थिर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल, कौन सा बल है, नाभिकीय बल, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रबल बल होता है। ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल है वो है नाभिकीय बल। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के प्रबल बल के द्वारा बंधे हुए, इसलिए बाहर नहीं जा पाते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन है, जो परमाणु के, वो जो अंतिम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन है, उन पे नाभिक का जो बल है, नाभिकीय बल, वो कम कार्य कर पाता है। या ऐसे कहें कि हम जो इलेक्ट्रॉन है वो कम आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। तो इस कारण अगर हम इसको किसी बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो बाहर से ऊर्जा देने पर जो अंतिम कक्ष वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश उत्पत्ति का कारण होते हैं। या ऐसे कहें कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ही सभी पदार्थों में आवेशन का गुण पैदा करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने चूंकि एक बात और देखनी है, सभी पदार्थों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन पे होता है देखो धनावेश, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश होता है प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश। अब यहाँ देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर मात्रा में आवेश होता है सभी पदार्थों में। तो बराबर मात्रा में आवेश होने के कारण दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। मान लो इस परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों की संख्या है 10, और मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो दोनों का आवेश जो है प्लस के 10 धनावेश और माइनस के 10 ऋणावेश, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस कारण यहाँ परमाणु जो होता है उदासीन अवस्था में रहता है। परमाणु किस अवस्था में पाया जाता है, परमाणु सदैव उदासीन अवस्था में होता है। अब यहाँ हम किसी बाहर से जो ऊर्जा देते हैं, उस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ के चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपना स्थान छोड़ के जाता है तो दूसरे जिस पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, दूसरे पदार्थ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं।
मान लेते हैं इस परमाणु से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 में से कितने बाहर चले गए? 5 इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु के पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मान लेते हैं ये दूसरा परमाणु है, इसके पास भी पहले से 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे। अब इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 15, क्योंकि 10 तो पहले से थे और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए। तो यहाँ इस परमाणु के पास या पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जिस भी पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उस कमी को हमें प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं, और उस प्लस चिन्ह को ही उन्होंने क्या नाम दिया? धनावेश। और जिस परमाणु या पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन्स को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माइनस चिन्ह से दर्शाया। उस माइनस चिन्ह को हम ऋणावेश कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखने की बात है कि यहाँ कांच की छड़ पर उन्होंने बताया धनावेश, और हमने किससे घर्षण कराया था कांच की छड़ को? रेशम के कपड़े से। तो रेशम के कपड़े पे ऋणावेश उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इसी सिद्धांत से पता चलेगा। कांच की छड़ के पास और रेशम के कपड़े प्रारंभ में घर्षण से पहले दोनों क्या थे? उदासीन अवस्था में। दोनों में बराबर बराबर मात्रा में क्या थे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब हम घर्षण कराते हैं तो घर्षण के पश्चात कांच की छड़ से, मान लो ये रेशम का कपड़ा है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कांच की छड़ से वो घर्षण के पश्चात मूव कर जाते हैं रेशम के कपड़े में। तो रेशम के कपड़े के पास जैसे मान लो हम यहाँ कहीं 10 इलेक्ट्रॉन हैं उदाहरण के तौर पर कांच की छड़ के पास, घर्षण से पहले की अवस्था है, और घर्षण से पहले की अवस्था में रेशम के कपड़े के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ से वही मान ले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए घर्षण के बाद रेशम के कपड़े में, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो रेशम के कपड़े के पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। और हमने क्या पढ़ा अभी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता जहाँ होती है उस पदार्थ पे कौन सा आवेश बताया? ऋणावेश पाया जाता है। तो यहाँ रेशम के कपड़े पे कैसा आवेश हो गया? ऋणावेश। इसीलिए हम इसको माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। और यहाँ कांच की छड़ के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को किससे दर्शाया था? प्लस आवेश से। तो इसलिए कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश। इसी प्रकार से देखो यहाँ एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल से, मान लो ये बिल्ली की खाल है, तो वही स्थिति घर्षण से पहले की स्थिति में दोनों क्या है? उदासीन अवस्था में, दोनों पे बराबर बराबर मात्रा में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो घर्षण के बाद देखो बिल्ली, अब इस कंडीशन में उल्टा हो रहा है, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहे हैं? एबोनाइट की छड़ में। तो बिल्ली की खाल पे वही स्थिति मान लेते हैं, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है बिल्ली की खाल के पास और 10 इलेक्ट्रॉन है एबोनाइट की छड़ पर। तो घर्षण के बाद बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन चले गए एबोनाइट की छड़ में, तो यहीं वही मान ले 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण एबोनाइट की छड़ पे ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कितने की? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बिल्ली की खाल पे आवेश कैसा हो गया? धनावेश। ये तो थी प्रयोग की स्थिति। अब यहाँ से हमें क्या पता एक चीज़ पता लगती है कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है। इतना सब समझने के बाद विद्युत आवेश की परिभाषा ये होती है कि एक्चुअल में विद्युत आवेश एक ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है देखो, क्योंकि जब हम किसी बाहर से ऊर्जा देते हैं परमाणु को, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर बाहर चला जाता है, और उस ऊर्जा के कारण ही दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता कमी हो जाती है। तो उस ऊर्जा के कारण ही पदार्थ क्या करता है? मिट्टी के कणों को चिपकाने लगता है। पहले तो प्रारंभिक अवस्था में तो उदासीन था, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, स्थानांतरण हुआ, उसी के बाद उसमें यह गुण हुआ। इसका मतलब वो ऊर्जा लेके आया है, उसी ऊर्जा के कारण वो मिट्टी के कण को, कागज के टुकड़ों को, अन्य इत्यादि चीज़ों को अपने साथ चिपकाने लगता है। तो यहाँ विद्युत आवेश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। तो यहाँ से परिभाषा अगर हम देखें तो विद्युत आवेश की परिभाषा यह है कि जब किन्हीं भी 2 पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण पदार्थों में
आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, और यह जो आकर्षण का गुण है वही विद्युत आवेश होता है, या इसी को हम आवेश कहते हैं। आवेश और विद्युत आवेश दोनों एक ही बात है, बस शब्द अलग अलग हैं। अब इसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मात्रक। अगर हमें पता लगाना हो, जैसे मान लो कांच की छड़ पर कितना आवेश है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जाने हमें मान लो किसी भी चीज़ की खरीदारी करनी है, जैसे हम किराने की दुकान पर गए और हम बोले चीनी चाहिए, तो कितनी चीनी चाहिए उसके निर्धारण भी तो होना चाहिए। जैसे मान लो हम कहें कि पाँच तो कुछ मतलब नहीं हुआ ना, तो हम कहेंगे कि 5 किलो चीनी चाहिए, या 500 ग्राम चीनी चाहिए, या आधा किलो, या 500 ग्राम। तो जो ग्राम या किलो है वो मात्रक होता है। मात्रक का मतलब होता है मात्रा को व्यक्त करने वाली जो राशि होती है वही मात्रक होती है। तो यहाँ उसी प्रकार से हम आवेश को आवेश की मात्रा को जो व्यक्त करेगा वही मात्रक होगा, और उस मात्रक को हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो, मात्रक जो होते हैं हर देश के हिसाब से अलग अलग नहीं होते। पूरे विश्व के या पूरी दुनिया में एक ही मात्रक होता है जो बराबर चलता है, स्टैंडर्ड मात्रक। तो मात्रक होते हैं, एक तो ऐसा ही मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, और एक मात्रक होता है सीजीएस यूनिट, एक होता है एमकेएस यूनिट। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अब हम पढ़ेंगे मात्रक। देखो, यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं, 11th क्लास का टॉपिक है मात्रक। मात्रक क्या करते हैं? मात्रा को व्यक्त करता है, मात्रा का मापन करता है। और मात्रक एक तो ऐसा ही मात्रक होता है, जो ऐसा ही मात्रक है स्टैंडर्ड यूनिट जो पूरे विश्व के लिए बराबर होती है। सीजीएस यूनिट एक होती है, सीजीएस यूनिट एक होती है, एमकेएस यूनिट। ये जो यूनिट होती है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही मानक होता है, ये कभी भी बदलती नहीं है। ये सीजीएस यूनिट है, इसमें देखो सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, और जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड। और यहाँ एम का मतलब होता है मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस शो करता है उस वही सेकंड को। अब देखो, यहाँ वैसे मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं, उन्हीं में से हम काम में लेते हैं। मूल मात्रक में ये लंबाई, द्रव्यमान, ताप, इन्हीं को हम काम में लेते हैं। समय, तो यहाँ जो मूल मात्रक में देखो, मीटर जो होता है वो भी लंबाई को व्यक्त करता है, सेंटीमीटर भी लंबाई को व्यक्त करता है, किलोग्राम द्रव्यमान को व्यक्त करता है, किस वस्तु का कितना भार है, ग्राम भी द्रव्यमान को, समय के लिए सेकंड यूज लेते हैं हम। तो यहाँ देखो, उसी प्रकार से हम आवेश का भी मापन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऐसा ही मात्रक की बात कर लेते हैं। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कूलाम। अब ये कूलाम कहाँ से आए? कूलाम कोई शब्द ये वैज्ञानिक के नाम के ऊपर निर्धारित किया गया है, क्योंकि आवेश के बारे में सर्वप्रथम जो डिटेल में जो शोध किया था उन्होंने कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी कारण ऐसा ही मात्रक आवेश का जो रखा गया वो रखा गया क्या? कूलाम। अब देखो, कूलाम का जो संकेत होता है उसी के नाम से है। कूलाम का जो अंग्रेजी नाम है वो COULOMB। इसी नाम से जो संकेताक्षर उठाया गया आवेश का वो है C। तो ये ध्यान रखना, बड़े C से आवेश का जो संकेत है वो क्या होता है? बड़ा C, या जिसको हम कूलाम कहते हैं। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है, बोर्ड की परीक्षा में 12th में, ये फिक्स है। मात्रक का 1 प्रश्न अवश्य आता है, चाहे कहीं से भी आ जाए।
अब देखो सबसे पहले हमें मात्रक निकालते कैसे हैं, हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। सूत्र जब तक हमको नहीं आएंगे तब तक हम ना तो मात्रक निकाल सकते हैं, और एक चीज़ और होती है वीमा, वो वीमा भी हम पढ़ेंगे। पहले मात्रक की बात करेंगे, दोनों के लिए हमें सूत्र का पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखो ऐसा ही मात्रक में एक मात्रक और होता है यहाँ, दूसरा कैसे देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, आवेश की। देखो हम 10वीं तक पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए, विद्युत धारा। विद्युत धारा सबने पढ़ी होगी, क्या होती है विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, देखो आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और हम इस चैप्टर में पढ़ भी क्या रहे हैं, विद्युत धारा के बारे में। तो ये विद्युत धारा किस वजह से उत्पन्न होती है, बताओ, आवेशों के प्रवाह, और आवेशों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। आवेशों के बारे में हमने जानकारी ले ली, क्या होती है, वही चीज़ कि किन्हीं भी जब दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के पश्चात घर्षित वस्तु हल्की वस्तु को अपने साथ चिपकाने लगती है, और यही जो उसका गुण होता है वही क्या होता है, आवेशन या विद्युत आवेश। अब देखो यहाँ से सूत्र हमने क्या पढ़ा था, देखो विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से करते नहीं करते, 10वीं तक हम सब ने पढ़ा है। विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई से, अंग्रेजी का जो संकेताक्षर है उसको हम आई से लिखते हैं। विद्युत धारा के लिए क्या लिखते हैं, आई। अब यहाँ देखो परिभाषा क्या करे, आवेशों की प्रवाह की दर, आवेशों की प्रवाह की दर को देखो यहाँ से और किससे लिखते हैं, क्यू, कैपिटल क्यू। संकेताक्षर क्या है, कुलाम आवेश का ऐसा ही मात्रक का संकेताक्षर क्या है, कैपिटल क्यू। जहाँ क्यू लिखा गया इसको स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो हम स्मॉल क्यू से लिख दें या कैपिटल क्यू से, दोनों का मतलब क्या है, ये आवेश ही है। अगर कहीं प्रश्न में लिखा हुआ गया तो देखो 10 क्यों, 10 क्यों का मतलब किसी वस्तु पर कितना आवेश है, 10 आवेश है। तो यहाँ देखो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर क्यू अपॉन टी। ये क्यू क्या है, ये क्यू, ये आवेश है, हमने 10वीं तक पढ़ा है। अब यहाँ से देखो सूत्र से हम मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो हमें किसका मात्रक चाहिए, आवेश का, क्योंकि हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आवेश का फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ से आवेश का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखो आई और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो आई तो है विद्युत धारा और टी क्या है यहाँ पे, समय। अब एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ से मूल मात्रकों में विद्युत धारा भी एक 7 मूल मात्रक है, उनमें विद्युत धारा भी एक मूल मात्रक है। तो विद्युत धारा के लिए हम मात्रक काम में लेते हैं एम्पियर, और ये जो एम्पियर है वो वैज्ञानिक के नाम पे है। तो एम्पियर के लिए हम कैपिटल ए भी लिखते हैं, कई बार AMP भी लिख देते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही बात है, एम्पियर। और साथ में समय, समय का मात्रक हमने क्या पढ़ा, सब जानते हैं सेकंड होता है। तो यहाँ से देखो ये विद्युत आवेश का मात्रक, या हम कह दें आवेश का मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। और दूसरा मात्रक कौन सा है, यहाँ देखो कूलाम, वैज्ञानिक के नाम पे कूलाम। और स्टैंडर्ड यूनिट में अगर कहें तो क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ से SI मात्रक क्या होगा, आवेश का, आवेश का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब यहाँ से हम दूसरे मात्रक की बात करते हैं, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या लिखते हैं, वो देखो आगे। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक, CGS पद्धति में आवेश के लिए देखो कूलाम के नाम से, वैज्ञानिक के नाम से एक है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम
या वैज्ञानिक के नाम पे दूसरा मात्रक है जो सीजीएस पद्धति में जो बताया गया वो है फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम है। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक एक तो स्टेट कूलाम कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो स्टेट कूलाम होता है वो स्टेट कूलाम आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्टेट कूलाम। आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है स्टेट कूलाम। इकाई मात्रक को ही कहते हैं। मात्रक और इकाई एक ही बात है। अब यहाँ एक चीज और देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई एक मात्रक और होता है सीजीएस पद्धति में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम के आवेश के बराबर 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर अवस्था में आवेश, देखो आवेश गति भी करते हैं। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। आवेश किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन एक तो अपनी सतह अक्ष पर भी घूर्णन करता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन के एक तो स्थिर वजह से जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। इसके बाद अब एक देखो, आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, आवेश की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? स्टेट कूलाम। आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है फैराडे। इकाई या मात्रक, ये फैराडे भी वैज्ञानिक का नाम है, फैराडे। आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है फैराडे। आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है स्टेट कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, या एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, एक कूलाम में अगर हम पता करना चाहें कि एक कूलाम आवेश में फैराडे कितने फैराडे, तो हम देखो यहाँ से फैराडे की, एक फैराडे में 96,500 कूलाम। एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश होता है। या हम कहें कि एक फैराडे के बराबर 96,500 कूलाम आवेश का मान होता है। तो ये रहा विद्युत आवेश के मात्रक। अब आवेशों का हम दैनिक जीवन में उपयोग बहुत करते हैं। देखो कैसे, हमने देखा होगा जो एरोप्लेन होता है, जो हवाई जहाज़ की जो टायर होते हैं ना, वो आंशिक चालक बनाए जाते हैं। चालक का मतलब सब समझते हैं ना? चालक का मतलब वो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। और विद्युत धारा का प्रवाह किस में होता है? जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा क्या, जब जिस भी परमाणु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में आवेशन की घटना होती है, या उन्हीं के पास विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, और वहीं से क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जो पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जिम्मेदार होता है वही विद्युत आवेश या विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ क्या करते हैं,
हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उनको हम आंशिक चालक बनाते हैं, पूर्णतः नहीं, आंशिक चालक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवाई जहाज जमीन पर दौड़ता है लैंडिंग करने के लिए, तो टायर और जमीन के मध्य घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अभी हमने पढ़ा आवेश की परिभाषा क्या है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य घर्षण कराया जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है। तो वहीं हवाई जहाज की कंडीशन में क्या होगा, टायर अगर घर्षण करेंगे तो वह आवेश उत्पन्न होता है। अगर वो आवेश उत्पन्न की वजह से उनमें आग लग सकती है, तो इसलिए आंशिक चालक बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पृथ्वी में चले जाते हैं। और दूसरा कारण देखो, एक और उदाहरण है आवेशन की घटना में, जो विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले जो बड़े बड़े वाहन होते हैं या जो ज्वलनशील पदार्थ लेके जाते हैं, उन वाहनों में देखो जंजीर बंधी हुई रहती है और वो रोड को टच करते हुए चलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वही चीज़ है जब वो घर्षण करते, जब एक तो देखो हवा का घर्षण होता है क्योंकि हवा भी टच करते हुए चलती है, तो जब किन्हीं भी दो सतहों के मध्य क्या होता है, रगड़न, तो आवेशन की घटना उत्पन्न होती है। तो उस वाहन और हवा के मध्य घर्षण से आग लग सकती है, पहला कारण तो ये, इसीलिए जंजीर बांधते हैं, धातु की जंजीर। और दूसरा कारण ये है कि जो ज्वलनशील जो वाहन जो जा रहा है वो भी घर्षण के कारण आवेशन की घटना उसमें भी उत्पन्न होगी। तो इन्हीं आवेशन की घटना से, या हम कहें कि विस्फोटक पदार्थ कहीं या वाहन के साथ वो जल न जाए, उस घटना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, धातु की जंजीर बांधते हैं। और वो धातु की जंजीर के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, वो आवेश सारा का सारा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी भी तो क्या एक पिंड है ना, पूरे ब्रह्मांड में सभी पिंड में क्या पाए जाते हैं, परमाणु या इलेक्ट्रॉन। परमाणु, और उन परमाणु में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसी प्रकार से पृथ्वी में भी इलेक्ट्रॉन है। तो पृथ्वी भी आवेशन का गुण रखती है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, पृथ्वी में। तो यहाँ तक अब हमने पढ़ा, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।